राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नन्हा सा विशाल रो रहा था और अपनी बुआ से जिद कर रहा था, बुआ बुआ मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे चॉकलेट खानी है। वह अपनी बुआ से बड़ा प्रेम करता था और बुआ के गले में बाहें लटका कर बोल रहा था, बुआ दे दो ना बुआ, मुझे चॉकलेट खानी है। तभी जो विशाल की मम्मी थी वह कहने लगी, अरे विशाल क्यों बुआ को तंग कर रहे हो, मैं तुम्हें देती हूँ ना। तब जो बच्चे की बुआ थी सुभागी कहने लगी, अरे भाभी क्या है, बच्चा है और इसकी बुआ भी इतनी कोई गई गुजरी नहीं है कि अपने भतीजे को चॉकलेट भी ना खिला सके। और हंसते हुए सुभागी ने विशाल को गोद में ले लिया और उसे 10 रुपए दे दिए। तो विशाल कहने लगा, मेरी कितनी अच्छी बुआ है। और यह कहकर विशाल ने जो अपनी बुआ के गाल पर किस्सी कर दी और भाग गया। तभी सुभागी की भाभी कांता बोली, सुभागी अमन रो रहा है, शायद इसे भूख लगी है। और यह कहकर कांता ने 7-8 महीने के बच्चे को सुभागी की गोद में दे दिया। सुभागी अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। सुभागी की माँ यह देखकर आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी, हे भगवान, मेरी बेटी की किस्मत में क्यों इतने दर्द भर दिए। जो लड़की 2 साल पहले तक हर दुख से अनजान थी आज कांटों पर चल रही है। उसकी माँ मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी और अपनी माँ को सोचते हुए देखकर सौभागी बोली, क्या माँ, क्या सोचने लगी हो। तब वह कहने लगी, कुछ नहीं बेटी, तू ही जिद छोड़ दे सुभागी, तू ही अपने घर चली जा, अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे का ख्याल कर। तू अगर कहे तो हम हाथ जोड़ लेंगे दामाद जी के, तेरी गृहस्थी फिर से बस जाएगी सुभागी, अमन को भी पिता मिल जाएंगे, मेरी बात मान जा बेटी। सुभागी कहने लगी, माँ उस आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी मैं अपने बेटे पर। और माँ यह मेरी जिद नहीं, मेरा स्वाभिमान है। अगर वो बीमार होते तो जिंदगी भर लगा देती अपनी उनकी सेवा करने में। अगर गरीब होते तो खुशी खुशी रूखी सूखी खाकर बिता देती अपनी जिंदगी। अगर माँ वह स्वर्गवासी हो जाते तो जिंदगी भर उनकी विधवा बनकर काट लेती। लेकिन मेरे रहते हुए दूसरी औरत से संबंध और बच्चा, यह मेरे स्वाभिमान पर वार है माँ। मैं अपना आत्मसम्मान खोकर ऐसे पति के साथ रहने की सोच भी नहीं सकती। सुभागी अपनी माँ से कहने लगी तो उसकी माँ कहने लगी, लेकिन बेटा सुभागी, कैसे कटेगी इस तरह जिंदगी। तेरे पिताजी होते तो शायद कुछ हल निकालते, पर अब क्या कहूँ। माँ अपने आंसू पोंछने लगी। सुभागी कहने लगी, आप चिंता ना करो माँ, आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी मैं, अपना और अपने बच्चे का खर्चा खुद उठाऊंगी। तभी उसकी भाभी कांता कहने लगी, हाँ सुभागी, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। सुभागी ने अपनी भाभी की तरफ देखा और बोली, थैंक यू भाभी, क्या आपको भी मेरी गलती नजर आती है। तब उसकी भाभी कहने लगी, नहीं सुभागी, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती, अपना आत्मसम्मान खोकर जिए तो फिर क्या जिए। कांता ने सुभागी का हौसला बढ़ाया। आज से 27 साल पहले जब सुभागी का जन्म हुआ था तो पूरे घर में खुशियां छा गई थी। बेटे अमित के जन्म के 8 साल बाद बेटी का आना हुआ था। परिवार के लिए तो बेटी का आना खुशियों की सौगात लाया था। उसी समय सुभागी के पिता की पदोन्नति भी मिल गई थी, जिसके लिए वे काफी समय से कोशिश कर रहे थे। और कन्या के शुभ चरण घर में पड़ते ही उनकी पोस्ट बढ़ गई। वे अपनी कन्या को बड़ी भाग्यशाली मान रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम सुभागी रखा कि मेरी बेटी तो भाग्य लेकर जन्मी है। सुभागी सच में परिवार के लिए शुभ समय लाई थी और परिवार दिन प्रतिदिन फलता फूलता चला गया था। चंचल सी सुभागी नन्हे नन्हे कदमों से दिन भर दौड़ा करती। माँ, पिताजी, बड़े भाई की तो जान बसती थी सुभागी में। वो जिधर उंगली कर दे समझो वो चीज उसकी। सुभागी जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और खूबसूरत भी थी और स्वाभिमानी भी थी। समय के साथ सुभागी और अमित बड़े हो गए। अमित पढ़ने लिखने में होशियार था, सुभागी पढ़ने लिखने में सामान्य थी। पढ़ाई में कभी उसका मन तो नहीं लगा और माता पिता ने भी कभी सख्ती नहीं बरती। पिताजी हमेशा यही कहते थे कि मेरी सुभागी तो भाग्यों वाली है, जिस घर में जाएगी राज करेगी, सब किस्मत से हो जाएगा।
इसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मेरी बेटी तो सुख भोगेगी, सुख। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है फिर भी जिंदगी में। और उसके पिताजी कहते, मैं ऐसा वर ढूंढूंगा जो मेरी सुभागी के लिए लाखों में एक होगा। और एक खासियत और भी थी सुभागी में, उसके हाथों में गजब का हुनर था, सिलाई कढ़ाई का उसे शौक था। और माँ ने भी इसे सुभागी का शौक मानकर उसे सिलाई की अच्छी शिक्षा दिला दी थी। अब अमित का रेलवे में जो इंजीनियर बन गया था। पिताजी ने धूमधाम से उसकी शादी कांता से कर दी थी। कांता बहू घर में आ गई थी। कांता बड़ी समझदार थी और जल्दी सुभागी के साथ घुल मिल गई और दोनों काफी अच्छी सहेलियां बन गई। ननंद भाभी कम और सहेलियां ज्यादा थी। अब सुभागी के पिताजी का ध्यान सुभागी की ओर गया, जो कि बीए कर चुकी थी। सुभागी बहुत ही सुंदर और सीधी सादी संस्कारों वाली लड़की थी। माता पिता की छांव में जो बच्चे होते हैं उन पर वैसी ही जो आदत पनपती है, वैसा ही व्यवहार होता है। कुछ दिनों से पिताजी बीमार रहने लगे थे। वे जल्द से जल्द सुभागी के हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे और उन्होंने सुभागी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी थी। और सुभागी के पिताजी की मेहनत रंग लाई। जल्दी ही सुभागी के लिए एक अच्छा वर की तलाश जो पूरी हो गई। लड़का सरकारी पोस्ट पर था और उसका नाम था राज। राज के साथ सुभागी का रिश्ता तय हो गया। राज के पिताजी सुभागी के पिता के मित्र थे। सुभागी को वो बचपन से जानते थे। बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी, इसलिए उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। अब सुभागी का विवाह राज के साथ हो गया और वह ससुराल आ गई। सास ससुर ने सुभागी को बेटी जैसा प्यार दिया तो राज ने भी उसे बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया। लेकिन कभी कभी जो ऊपर से अच्छा दिखाई देता है वाकई में उतना अच्छा होता नहीं है। सुभागी धीरे धीरे नए परिवेश में रमने लगी। वैसे तो राज का व्यवहार ठीक ही था, पर कभी कभी वो जाने किन ख्यालों में खो जाता था। सुभागी इस बात से अनजान थी कि राज ने सुभागी से के जो अपने पिता के दबाव में आकर ही सुभागी से शादी की थी। राज ने शादी तो कर ली थी और उसे दिल से अपनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसका दिल आज भी किसी की यादों के लिए था। पढ़ाई के दौरान राज अपनी सहपाठी जो मुक्ति से प्यार करता था। मुक्ति बेहद ही खूबसूरत और मिलनसार लड़की थी। खुले विचारों वाली मुक्ति का कॉलेज का लगभग हर लड़का दीवाना था। उन्हीं दीवानों में राज का नाम सबसे ऊपर आता था। मुक्ति यह बात जानती थी। उसे राज ठीक तो लगता था, पर मुक्ति के ख्वाब जो बहुत ऊंचे थे। और मुक्ति वह स्वतंत्र पक्षी थी जो खुला आसमान चाहती थी। भला वह कैद में कैसे रह सकती थी। और एक दिन मुक्ति ने अभी अपने सभी दीवानों का दिल तोड़कर कॉलेज के सबसे रईस लड़के के साथ भाग गई। राज को तो बहुत ठेस पहुंची। मुक्ति का साथ पाने की राज की ख्वाहिश दिल की दिल में रह गई और 2 साल बीत गए और वह सरकारी नौकरी में अच्छा पद पा गया। नौकरी लगते ही राज के पिताजी ने उसकी शादी सुभागी से कर दी थी। राज सुभागी के साथ खुश था और धीरे धीरे उसे प्यार भी करने लगा था, पर मुक्ति को भूल नहीं पा रहा था। आज भी मुक्ति के रूप, सौंदर्य और आकर्षण के आगे सुभागी का रूप राज को फीका लगता था। सच्ची कहा है, किसी भी पुरुष का हृदय क्या चाहता है कोई नहीं जान सकता। मुक्ति जो उसे छोड़कर किसी और की हो गई, आज भी राज के दिल में थी। और सुभागी जो पूर्ण रूप से राज पर समर्पित थी, उस पर राज का ध्यान ही नहीं था। सुभागी ने खुद को राज और उसके परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। वह एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी थी। सुभागी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि राज उसके अलावा किसी और के बारे में भी सोच सकता है। संबंध होना तो बहुत दूर की बात है। शायद सुभागी गलत थी। राज जो धीरे धीरे हाथ से निकल रहा था, शायद कभी उसका पूरी तरह से वो हो ही नहीं पाया था। राज अधिकतर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। उसकी पूरी दुनिया घर और ऑफिस तक ही सीमित हो चुकी थी
और मुक्ति का ध्यान धीरे धीरे उसके दिल से हटा दिया था। सुभागी राज के जीवन में अपना स्थान बना रही थी कि किस्मत ने अपना खेल खेल दिया और न जाने कहां से मुक्ति आ गई। हैरान परेशान पति की मौत से दुखी 2 साल की बेटी की उंगली थामे हुए राज से मदद की गुहार लगाने लगी। दिल में मुक्ति के लिए कोमल भावनाएं तो पहले से ही थी राज के। उसकी इस तरह की हालत देखकर राज को उससे सहानुभूति हो गई और राज ने उसके रहने के लिए कमरे का इंतजाम अपने ऑफिस से थोड़ी दूरी पर कर दिया। दिल में मुक्ति के लिए नाराजगी तो थी, लेकिन फिर भी राज शाम को उससे मिलने गया। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर गया। उसे देखकर मुक्ति के आंसू बह चले। उसने राज के पैर पकड़ लिए और बोली, राज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ठुकरा कर जो बहुत बड़ी गलती की, और देखो मैंने तुम्हें ठुकरा कर गई और मेरे साथ क्या हो गया। राज कहने लगा, कोई बात नहीं मुक्ति, मैं वह सब बातें भूल चुका हूँ। अब मेरा अपना परिवार है। मुक्ति बोली, मैं जानती हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ने नहीं आई हूँ। हालात की मारी हूँ राज, बस थोड़ी मदद कर दो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, बस कुछ कमाने का इंतजाम करा दो। और उसने राज की तरफ देखा, बस अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकूं राज। मुक्ति हाथ जोड़कर राज से कहने लगी, तो राज ने उसके हाथ थाम लिए और कहने लगा, मैं देखता हूँ मुक्ति कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे रहते तुम किसी बात की चिंता मत करो। वैसे तुमने तो बहुत जल्दी शादी कर ली थी, आगे की पढ़ाई की या नहीं? राज ने पूछा तो मुक्ति ने कहा, मैंने तो राज पढ़ाई छोड़ दी थी। आज की तारीख में मेरे पास सिर्फ हायर सेकेंडरी की सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं। राज कहने लगा, लेकिन यह तो किसी भी तरह के काम के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या तुम कुछ दिनों तक ऑफिस स्टाफ को टिफिन की सप्लाई कर सकती हो? क्योंकि जहाँ से हमारा टिफिन आता है वे लोग अभी अभी किसी कारण से टिफिन नहीं दे रहे हैं, तो समस्त स्टाफ को बहुत परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर 10-12 लोग हैं। तुम्हें 10-12 टिफिन बनाने होंगे। 1000 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे तो महीने के 12,000 रुपये हो जाता है। तुम्हारा कुल खर्चा 3-4 हजार में होगा और बाकी की बचत हो जाएगी, जिससे तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का काम आराम से चल जाएगा। राजीव ने मुक्ति की बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा। तो मुक्ति कहने लगी, इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती राज, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। तुम्हें तकलीफ देना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे माता पिता ने मुझसे सारे संबंध तोड़ दिए हैं और कोई सगा संबंधी भी नहीं है। मेरे पति की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके, वरना मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करती। राज बोला, कोई बात नहीं मुक्ति, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। ये कुछ राशन है कुछ दिनों के लिए, बाकी टिफिन के लिए सामान का इंतजाम मैं कर दूंगा। 2-3 दिन बाद से ही तुम टिफिन बनाना शुरू कर दो। तब मुक्ति बोली, राजीव जैसा तुम ठीक समझो, अब बस तुम्हारा ही सहारा है। मुक्ति ने निहाती अपनेपन से राज के करीब आकर कहा, तो राज भी बेचैनी का अनुभव करके वहां से उठकर चला गया। पर मुक्ति का ख्याल कहीं ना कहीं दिल में ही रह गया, जो कि अब हर समय रहने लगा। मुक्ति रोज दोपहर को टिफिन देने आती और आते जाते ही राज के कैबिन में बैठ जाती और उससे बातचीत करने लगती। अपने दुखड़े रोती रहती, अपने साथ हुए न जाने कहाँ कहाँ के अन्याय का बखान करती रहती। राज धीरे धीरे मुक्ति के चंगुल में फंसने लगा। हर समय राज को मुक्ति का ही ख्याल रहता। कुछ पैसे इकट्ठे होने पर मुक्ति अपने पुराने रंग पर लौट आई थी। अब हमेशा सज धज कर मुक्ति रहती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और हर समय राज को रिझाने की कोशिश करती। राज पहले से ही उसके प्रति आकर्षित तो था ही और फिर से उसके मोह पास में बंधने लगा। इन सब बातों से अनजान उधर सुभागी बेचारी बस घर गृहस्थी में रमी हुई थी। उसके लिए तो राज ही सब कुछ था। राज को खुश रखने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। मुक्ति की मदद करते करते राज कब उसके फिर से प्रेम करने लगा, खुद राज को भी नहीं पता चला। मुक्ति का उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह राज के दिल में जगह बना चुकी थी।
अब बस वह उसकी जिंदगी में आना चाहती थी, जिसका मौका उसे जल्दी मिल गया। एक दिन राज खुद पर काबू नहीं पा सका और सारी मर्यादाएं भूलकर मुक्ति का हो गया। मुक्ति का सानिध्य पाने से राज की बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई और वो अपना समय और पैसा दोनों मुक्ति पर लुटाने लगा। मुक्ति के सानिध्य में राज अपनी 7 माह की गर्भवती पत्नी सुभागी के प्रति अपने कर्तव्य भूलने लगा। जब राज को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुक्ति उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। वह अब राज को उससे शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी थी। राज भी मुक्ति से प्यार करता था, पर वह सुभागी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, एक साथ 2 नाव पर सवार नहीं हुआ जा सकता। जो बात गलत है वो गलत है। और राज ने इस वक्त सुभागी और मुक्ति दोनों को कुछ नहीं कहा, दोनों को कुछ कहना ही ठीक नहीं समझा और दोनों रिश्ते वह निभाता चला गया। एक और घर पर सुभागी का ध्यान रखता, दूसरी ओर मुक्ति का। राज भला करने की चाह में जिस गलत राह पर निकल गया था उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। यह वह खुद ही नहीं समझ रहा था। समय पूरा होने पर सुभागी ने अमन को जन्म दिया और दूसरी ओर मुक्ति ने कुछ महीने बाद एक और बच्ची की मां बन गई। पर दुर्भाग्य से बच्ची का एक पैर जन्म से ही खराब था, जिस ओर अपनी मौज मस्ती में राज और मुक्ति का ध्यान ही नहीं गया। राज मुक्ति के प्यार में इस कदर डूब चुका था, उसे समाज की कोई परवाह नहीं थी। सुभागी लगभग 1 महीने तक डिलीवरी की थकान के कारण राज की दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पाई और उसे पता नहीं चलता था कि राज कब घर आता है और कब जाता है। सुभागी को लगा शायद राज काम के बोझ के चलते अधिक समय नहीं दे रहा है, ऑफिस में काम अधिक होगा। राज और मुक्ति के अवैध संबंधों की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। जो चर्चा अब तक दबी जुबान में होती थी वो बच्चियों के जन्म के बाद अब चटकारे की खबर बन चुकी थी। सुभागी छोटे बच्चे की देख रेख में व्यस्त रहती और एक बुरी खबर उस तक भी आ पहुंची। सुभागी के पिता का हार्ट अटैक हो गया था। राज के माता पिता ने राज की करतूतों की खबर सुभागी तक नहीं पहुंचे, इसलिए उसे मायके यह कहकर भेज दिया कि कुछ वक्त अपने पिता के साथ बिताए और सुभागी 2 महीने के अमन को लेकर मायके आ गई थी। यह बात उस समय की है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे और लोग लैंडलाइन पर ही कभी कभार बातचीत कर लिया करते थे। इस कारण सुभागी की राजीव से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। राज के पिता ने राज को बहुत समझाया, पर राज मुक्ति के रूप लावण्य में पूरी तरह डूब चुका था। उसने कुछ ना सुनना और ना ही उसे कुछ मानना था और अब राज ने घर आना भी कम कर दिया था। वह अक्सर ही मुक्ति के घर पर ही रुक जाता था। सुभागी एक और पिता की तबीयत और छोटे बेटे को संभालने में परेशान थी और उस पर राज की उपेक्षा यह उसे परेशान कर रही थी। सुभागी वापस आने की सोच ही रही थी कि एक दिन सुभागी के पिता को फिर से दिल का दौरा पड़ा और वे स्वर्गवासी हो गए। यह सुभागी के लिए बहुत गहरा सदमा था। वह पूरी तरह टूट गई। इस वक्त उसे राज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर राज तो उसके आसपास था ही नहीं। वह तो मुक्ति को अपने नए आए बच्चे के साथ साथ जो समय मुक्ति के साथ व्यतीत कर रहा था। राज के बारे में पूछने पर सुभागी की सास ससुर ने बहाना बना दिया कि बहू राज किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। सुभागी लगभग 1.5-2 महीने अपने मायके में रुकी। तब तक जो नन्हा सा अमन 4 महीने का हो गया था, तो सुभागी उसे लेकर वापस ससुराल आ गई। उसे ससुराल का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। सास दुखी थी और ससुर जी भी परेशान थे। सुभागी ने जो अपने सास ससुर से इसका कारण जानना चाहा, तो दोनों ही चुप्पी साध गए और सुभागी जो बेचैन हो उठी। आखिर बात क्या है? मम्मी पापा जी इतने परेशान क्यों हैं? सुभागी यही सोचकर परेशान थी। राज घर में नहीं था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। सुभागी सच जानने की कोशिश करने लगी। जल्दी सुभागी के सामने सच्चाई आ गई। सच जानकर तो सुभागी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। सुभागी को यकीन ही नहीं हुआ राज ऐसा कर सकता है।
वह इंसान जो उसका सब कुछ था, मानो एक पल में अनजान बन गया था। सुभागी का हृदय यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि राज का किसी और से संबंध है और इस संबंध से एक संतान भी जन्म ले चुकी है। यह सच है सुभागी के बर्दाश्त से बाहर था। उसने राज और इस घर को तुरंत छोड़ने का निर्णय ले लिया था। सुभागी राज के विश्वासघात और बेवफाई से दुखी होकर घर छोड़ने का फैसला तो ले लिया, तो अम्मा ने आगे आकर हाथ जोड़ लिए, कहने लगी, मत जा बिटिया, मैं अपने बेटे राज के गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं राज को समझाऊंगी। पता नहीं उस डायन ने ऐसा क्या किया हुआ है कि राज उसके चंगुल में फंस गया। उसने राज को फंसा लिया। बहू, तू घर छोड़कर मत जा, मैं उससे बात करूंगी, उसे लेने जाऊंगी। बहू, अभी मुझे कुछ समय दे दे बिटिया, जैसे ही उसे पता चलेगा तू आई है तो देखना राज भागा चला आएगा। तुझे बहुत चाहता है बिटिया। उसकी सास ने रोते हुए सुभागी से कहा, तेरे और अमन के बिना ये घर सूना है बिटिया, ये घर छोड़कर मत जा। अपनी सास की बात का मान रखने के लिए सुभागी रुक गई, पर दिल में दरार आ चुकी थी जो शायद अब कभी नहीं भर सकती थी। सास की कही बात सच निकली और लगभग 15 दिन बाद राज सुभागी से मिलने आया। घर में चारों ओर खामोशी फैली हुई थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रात के 10 बज रहे थे। कमरे में एक ओर सुभागी खड़ी थी तो दूसरी ओर राजीव, दोनों ही खामोश थे। सुभागी, राजीव ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उससे पहले ही जो सुभागी बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राज ने उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हुए आपको एक बार भी आत्मग्लानि नहीं हुई? क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में, मेरे समर्पण में, जो आपको दूसरी स्त्री की आवश्यकता पड़ गई? आज सुभागी ने पहली बार राज से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। राज नजर नीची किए हुए बोला, मैं उससे प्रेम करता हूँ सुभागी। सुभागी बोली, और जो मुझसे किया वह क्या था? तो राज बोला, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। वह भी प्रेम ही था सुभागी। तो सुभागी ने कहा, ओह, तो आप दोनों से प्रेम करते हैं? सुभागी ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी, पर अब किसके साथ रहना चाहेंगे? सुभागी बोली, किसके जीवन का उद्धार करने का विचार किया है आपने? राज बोला, तुम मुझे ताना मान रही हो सुभागी? सुभागी बोली, आप कुछ भी समझ सकते हो। राज बोला, प्लीज समझो, मैं मुक्ति को नहीं छोड़ सकता सुभागी। सुभागी बोली, मतलब आप मुझे छोड़ रहे हैं? राज बोला, नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता। सुभागी के मुंह पर पहली बार राज का नाम आया तो वह कहने लगी, यह संभव नहीं है राज। सुभागी ने कहा तो राज कहने लगा, मैं अपने बेटे और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य समझता हूँ सुभागी। सुभागी बोली, कर्तव्य और नैतिकता जैसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते राज। जो व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को धोखा देकर किसी अन्य स्त्री की संतान का पिता बन सकता है, उससे मुझे किसी भी तरह की आशा नहीं है। राज बोला, मैं इस हाल में मुक्ता को भी नहीं छोड़ सकता, वो बेसहारा है, 2 बेटियों की जिम्मेदारी है उस पर, वो कहाँ जाएगी? सुभागी बोली, मैंने तो नहीं कहा आप उसे छोड़ दो। राज बोला, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। सुभागी बोली, मेरी बराबरी उस चरित्रहीन स्त्री से करके मुझे अपमानित ना करो। राज बोला, वो चरित्रहीन नहीं है, हालात की मारी है। सुभागी बोली, आपको उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, समय अवश्य आपको समझा देगा। तुम उसे मेरी जिंदगी में स्वीकार कर लो। राज कहने लगा, हम तीनों की जिंदगी शांति से कट जाएगी। राज ने बेशर्मी की सीमा लांघ दी थी। सब सुभागी कहने लगी, अगर मेरा संबंध किसी अन्य पुरुष से होता तो क्या आप मेरे साथ रहते? सुभागी ने वही पूछ लिया जो राजीव ने सोचा भी नहीं था। राज ने सुभागी की ओर देखा तो सुभागी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। राज खामोश रहा। सुभागी कहने लगी, आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया राज। मैं तो अपना निर्णय पहले ही ले चुकी हूँ।
आज सासू माँ का मान रखने के लिए रुकी हुई थी। कल सुबह चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। आपको आपका नया परिवार मुबारक हो। उम्मीद है कि आप अपने उनके प्रति वफादार रहेंगे। सुभागी दर्द को पीते हुए बोली। तो राज ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा। यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम से रहो। मैं मुक्ति के साथ रह लूंगा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा और अमन का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। सुभागी बोली, जानती हूँ, ध्यान तो आपने अभी तक भी खूब रखा है हमारा, पर यह संभव नहीं है। मैं हर दुख हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपना स्वाभिमान खोकर मैं इस घर में कभी नहीं रह सकती। राज बोला, पर अमन मेरा बच्चा है। सुभागी बोली, आपका एक और बच्चा है। अपना कर्तव्य और अपना प्यार दोनों वहां पर दे दीजिए। अमन के लिए उसकी माँ ही काफी है, और मेरे जीते जी उसे किसी ऐसे पुरुष की आवश्यकता नहीं है जो उसकी माँ का गुनहगार हो। कहकर सुभागी कमरे से बाहर निकल गई और राजीव उसे बाहर जाता देखता रह गया। सुभागी अमन को लेकर अपने मायके आ गई। घर वालों को तो अंदाजा भी नहीं था कि सुभागी के जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है। जब सबको सच्चाई पता चली तो सबने जाकर राज से बात करने के बारे में कहा, लेकिन सुभागी ने यह सुना तो सबसे मना कर दिया। सुभागी बोली कि समझाया उसे जाता है, जो गलती करे, जो नासमझ हो, उसे नहीं, जो सब कुछ जानते समझते हुए और अगर गलती करता है तो वह गलती नहीं है। अगर उनके जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं है तो मैं वहां जाकर क्या करूंगी। उसकी बातों में, सुभागी की बातों से जो उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। माँ नहीं चाहती थी कि सुभागी का घर उजड़े, इसलिए वह बार बार अमन की दुहाई देकर सुभागी को जो वापस जाने के लिए समझा रही थी। वह चाह रही थी कि किसी भी तरह राज और सुभागी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, पर यह संभव नहीं था। रिश्ते में सिर्फ दरार ही नहीं, एक गहरी खाई आ चुकी थी जो अब कभी नहीं भर सकती थी। राज सुभागी के दिल में अपना स्थान और सम्मान दोनों खो चुका था। सुभागी ने माँ के घर के ऊपरी हिस्से में रहने की इच्छा जाहिर की कि माँ, मैं ऊपर रह लूंगी। तो उसकी भाभी और उसके भाई ने खुशी खुशी उसका सारा इंतजाम ऊपर के हिस्से में कर दिया। ऊपर के हिस्से में 2 कमरे और रसोई घर था। इतना सुभागी और अमन के लिए काफी था। सुभागी ने अपनी माँ और भाई की मदद से सिलाई कढ़ाई का सामान इकट्ठा किया और सिलाई का काम शुरू कर दिया। सुभागी का हाथ तो बचपन से ही सिलाई कढ़ाई में अच्छा था। उसका काम चल निकला और उसकी इतनी आमदनी होने लगी कि वह अपना और अपने बेटे का खर्च आसानी से निकालने लगी और कुछ बचत भी करने लगी। हालांकि अमित और कांता हर कदम पर उसके साथ थे, पर वह एहसान लेकर खुद को छोटा नहीं बनाना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ से भी मदद लेने से मना कर दिया था। सुभागी अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के बल पर आगे बढ़ रही थी। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। सुभागी और अमन अब एक दूसरे के पूरक थे। उन माँ बेटे को किसी की आवश्यकता नहीं थी, और अगर कभी कुछ जरूरत होती तो उसकी मामी कांता और मामा अमित का साथ तो हर समय अमन के साथ था। सुभागी के संस्कार और परवरिश जहाँ एक और अमन को एक अच्छा इंसान बना रहे थे, दूसरी ओर सुभागी भी आत्मनिर्भर बनकर अपने कार्य पर लगातार आगे बढ़ रही थी। उधर राज भी कुछ महीनों बाद मुक्ति को लेकर अपने घर आ गया। राज के माता पिता को हालांकि यह रिश्ता मंजूर नहीं था, पर संतान के आगे हर कोई चुप हो जाता है, तो उन्होंने भी मुक्ति को अपना लिया। जैसे जैसे मुक्ति और राज की बेटी मानी बड़ी हुई, उसके पैर की जो बिगड़ा हुआ पैर था, विकृति थी पैर में, के बारे में मुक्ति और राजीव को समझ आया। उसका एक पैर कमजोर था, वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। राज को अपनी बेटी से बहुत प्रेम था, वह उसके लिए बहुत परेशान रहता। उसने उसका हर संभव महंगे से महंगा इलाज कराया, पर सब लाइलाज निकला और वो अपाहिज ही रही। एक तो बुजुर्ग माँ बाप की सेवा, दूसरा अपाहिज बेटी की देखभाल से मुक्ति परेशान हो उठी।
मुक्ति को अपनी अपंग लड़की से नफरत हो चली थी। जैसे तैसे 5-6 साल बीते। जितना ज्यादा राज को उस लड़की से प्यार था, मुक्ति को उतनी ही अधिक उस लड़की से नफरत थी। और एक दिन अचानक मुक्ति अपनी दोनों बेटियों को राज के घर छोड़कर फिर से गायब हो गई। राज ने मुक्ति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उड़ती उड़ती एक खबर मिली कि मुक्ति ने अपने पुराने पति को भी छोड़ दिया था और राज के पास आ गई थी, और राज को भी उसकी मौत के बारे में झूठ बताया था। राज का दिल टूट गया। उसको सुभागी के कहे शब्द याद आने लगे। वह चरित्रहीन है या नहीं, यह तो आपको वक्त ही बता देगा। अब राज पछता रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राज सुभागी को खो चुका था। मुक्ति उसको छोड़कर जा चुकी थी। उसके ऊपर बूढ़े माता पिता के साथ 2 बच्चियों की जिम्मेदारी भी थी। उनमें से बड़ी बच्ची रीना, जिसको मुक्ति अपने साथ लेकर आई थी, अब 10 साल की हो रही थी, और राज की बेटी मानी भी उम्र 7 साल की थी। दोनों ही बच्चियां उम्र के उस दौर में थी जहां उन्हें माँ की सख्त जरूरत होती है, पर उनकी माँ तो अपने ऐशो आराम की खातिर उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। जैसे ही राज को खबर मिली कि मुक्ति पास के शहर में एक बिजनेसमैन के साथ रह रही है, तो राज भागा भागा उसके पास गया और उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मुक्ति प्लीज वापस चलो, मेरे लिए ना सही तो अपनी दोनों बेटियों के लिए वापस चलो। उनका तुम्हारे अलावा कौन है? उन्हें कौन संभालेगा? मेरे माता पिता तो वैसे ही बूढ़े हो चले हैं, उन्हें भी आज तुम्हारी जरूरत है। राजीव बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मनाया और कहने लगा, चलो चलो मुक्ति चलो। लेकिन मुक्ति कहने लगी, माफी चाहूंगी राज, पर मैंने ऐसा जीवन कभी नहीं चाहा जैसा तुमने मुझे दिया। मैं पहले भी तुम्हें इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास परिवार में नहीं रहना चाहती थी, पर जब मेरे पति के साथ मेरी अनबन हो गई और तुम एक अच्छी पोजीशन पर आ गए थे, तो मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारे पास वापस आई, लेकिन तुमने फिर से मुझे वही जीवन दे दिया, घर गृहस्थी चूल्हा चौका, जिसके कारण मैंने अपने पति को छोड़ा था। मैं इस सब के लिए नहीं बनी हूँ राज। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं जो अब जाकर पूरे होंगे। अब मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। अच्छा होगा तुम भी मुझे भूल जाओ। मुक्ति से 2 टूक जवाब पाकर राज वापस घर लौट आया और जैसे तैसे दोनों बच्चे और माता पिता की देखभाल करने लगा। रह रहकर उसे सुभागी का मासूम चेहरा और आंसू भरी आंखें उसको याद आती। लेकिन अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। राज की उजड़ी जिंदगी में दुखी माँ ने संसार छोड़ दिया। राज की मुश्किलें और बढ़ गई। अब मुक्ति की बेटी रीना 18 साल की हो चुकी थी और राज की बेटी मानी 15 साल की। राज दोनों बेटियों की परवरिश जी जान से कर रहा था, लेकिन पैरों से कमजोर मानी की उसे अत्यधिक चिंता रहती थी। आज राज को सुभागी की अहमियत समझ आ रही थी। राज सुभागी के साथ के बर्ताव और धोखे के लिए पछता रहा था। सुभागी को वापस लाना चाहता था, पर किस मुंह से जाए सुभागी के पास? इतना सब होने के बाद क्या सुभागी उसे माफ कर पाएगी? कैसे माफी मांगेगा वो? यही सोच सोचकर राज परेशान हो उठा। आखिर उसने बहुत सोचने के बाद राज ने सुभागी के पास जाकर माफी मांगने और उसे वापस लाने का निर्णय लिया कि वह किसी भी कीमत पर सुभागी से माफी मांग लेगा और उसे अपने घर वापस ले आएगा। उधर सुभागी का बेटा दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ से लिपट कर कहने लगा, देखो माँ, मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने जिले भर में टॉप किया है। अपने बेटे की बातें सुनकर सुभागी की आंखों में आंसू आ गए। तब अब अमन बोला, माँ अब क्यों रोती हो? अब रोने के दिन गए, अब तो हंसने के दिन आ गए हैं। आप बिल्कुल भी चिंता न करो, मैं आपको संसार की हर खुशी दूंगा। बस एक बार मैं इंजीनियर बन जाऊं, फिर तुम देखना, अमन ने कहा। तो सुभागी कहने लगी, हाँ बेटा क्यों नहीं, जब तू इतनी मेहनत कर रहा है तो इंजीनियर जरूर बनेगा।
सुभागी ने अपने बेटे को बहुत सा आशीर्वाद दिया। अमन कहने लगा, माँ, सिर्फ मेहनत ही नहीं, आपका आशीर्वाद और आपके कर्म जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बार एंट्रेंस क्लियर कर लूँगा, जरूर सफल होऊंगा और जल्दी मैं इंजीनियर बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। अमन ने सुभागी के पैर छुए और कहा, माँ, तेरा बेटा जरूर इंजीनियर बनेगा। सुभागी कहने लगी, मेरा राजा बेटा, और उसकी बलाएं लेने लगी। तभी अमित का बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, विशाल बुआ, सुभागी बुआ, आपसे मिलने कोई आया है, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। तो सुभागी सोचने लगी, मुझसे मिलने कौन आया है? हो सकता है कोई अपने कपड़ों का ऑर्डर देने आया हो। सुभागी ने मन ही मन में सोचा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके पीछे अमन भी चल दिया। बैठक में कदम रखते ही सुभागी ठिठक गई। सामने वही इंसान खड़ा था जिसे कभी सुभागी ने टूट कर चाहा था, जो कभी सुभागी के जीने का एकमात्र सहारा था, और जिसकी बेवफाई ने सुभागी का भाग्य पर विश्वास ही उठा गया था। वो भाग्य और नियति छोड़कर कर्म के रास्ते पर चल पड़ी थी। राज सुभागी के मुंह से निकला। सुभागी के पैर वहीं जड़वत हो गए, वे आगे नहीं बढ़ सकी। अमित ने सुभागी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंदर आओ बहन। अब अमन अंदर नहीं गया, वह वहीं खड़ा रहा। सुभागी ने राज से पूछा, कैसे आना हुआ? तो राज बोला, मैं इस लायक तो नहीं कि तुमसे माफ़ी मांग सकूं, फिर भी तुमसे माफ़ी मांगने आया हूं सुभागी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो सुभागी। सुभागी बोली, अपनी गलती का एहसास होने में बहुत समय लग गया आपको? राज बोला, नहीं, गलती का एहसास तो बहुत जल्दी हो गया था, पर अपराध बोध ने आने नहीं दिया। सुभागी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और कहने लगी, फिर अब कैसे आ गई? अब अपराध बोध खत्म हो गया क्या? सुभागी व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली। तब राज बोला, अपराध बोध तो मरते दम तक खत्म नहीं होगा सुभागी, पर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो जीते जी हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है तुम्हारे होने का एहसास, मेरी गलती का एहसास और मुक्ति के धोखे का एहसास। तो सुभागी कहने लगी, मुक्ति? तब वह कहने लगा, सुभागी मुझे माफ कर दो, तुमने सच कहा था मुक्ति चरित्रहीन है, और मुझे जल्दी इसका सच पता चल जाएगा। और देखो, मुझे पता चल गया। वह तो ऐसी औरत है जिसने अपनी बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा, उन्हें भी छोड़कर चली गई। राज बड़ा दुखी होकर बता रहा था। भागी कहने लगी, सच कहूं तो मुक्ति और आप में आज कोई फर्क नहीं समझ आता। आप दोनों ही एक हो, स्वार्थी हो और बेवफा हो, जिन्हें किसी की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं और जो ना ही किसी की भावनाएं समझते हैं। पर माफ़ी चाहूँगी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी माफ़ी भी नहीं है। सुभागी जो अपने स्वाभिमान से बोली। राजीव ने अमन को देखते हुए कहा, ये तो अमन है ना, हमारा बेटा? देखकर राजीव जो भावुक हो गया। सुभागी बोली, यह मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा अमन। तब राज जो खींच उठा और बोला, तुम्हारे इनकार करने से रिश्ता नहीं मिट जाएगा। अमन के साथ मेरा खून का रिश्ता है, यह मेरा भी बेटा है सुभागी। सुभागी बोली, रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं बनते मिस्टर राज, जन्म देना मात्र काफ़ी नहीं, संतान के लिए उसे पालना पोषना भी पड़ता है, अपने खून से सींचना पड़ता है, भावनाओं की बारिश से और कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, तब जाकर संतान पर अपना हक जता पाते हैं। और अमन को आपने इनमें से कुछ भी नहीं दिया, फिर ये हक क्यों? राज बोला, सुभागी छोड़ो गुस्सा, माफ कर दो, और घर आज भी तुम्हारी राह देख रहा है, चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें और अमन को संसार का सब सुख दूंगा। सुभागी कहने लगी, मुझे सुख के लिए आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, और अमन के लिए अभी उसकी माँ काफ़ी है, आप चाहें तो पूछ लो। सुभागी ने अमन की ओर इशारा कर दिया। तो अमन जो वहीं पर खड़ा था कहने लगा, जो मेरी माँ का निर्णय है वही मेरा है, मैं किसी पिता को नहीं जानता, मेरे लिए मेरी माँ ही पिता है और मेरी माँ ही माँ है, उसके अलावा मुझे किसी पिता की जरूरत नहीं है। अमन बोला। तो राज कहने लगा,
तुम लोग चाहे मुझे कितनी भी नफरत करो बेटा, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें और अमन को मना के ही रहूंगा सुभागी। और राज इतना कहकर वहां से चला गया। राज उस दिन तो घर वापस आ गया, पर अब उसके मन में सुभागी को वापस लाने की एक उम्मीद जाग उठी थी। और जैसे ही वक्त मिलता वो सुभागी से माफी मांगने और अमन को मनाने उसके घर आ जाता। अब राज की दोनों बेटियां भी भली भांति राज और मुक्ति और सुभागी के रिश्ते की सच्चाई जानती थी, और कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी सुभागी की तरफ ही था। समय की गति बड़ी निराली होती है। जब माँ के बाद पिता भी जो राज का साथ छोड़कर संसार से विदा हो लिए, तो अपने कुछ गलती का एहसास और कुछ आत्मग्लानि और अकेलेपन से राज टूटने लगा। ऐसे में उसने शराब को अपना सहारा बना लिया और जैसे तैसे अपनी बेटियों और घर को संभालने लगा। उसने खुद को पूरी तरह शराब में डुबो दिया। वह दिन रात शराब पीता और पड़ा रहता। समय के साथ दोनों बेटियां जवान हो गईं। राज ने अपनी बड़ी बेटी की जो शादी एक सामान्य सा लड़का देखकर कर दी। अब केवल मानी और राज ही रह गए इस बड़े से हवेली नुमा घर में। मानी भले ही पैर से लाचार थी, पर दिमाग से काफी समझदार और सुलझी हुई थी। वह अपने पिता की तकलीफ समझती थी, और साथ ही उसे इस बात का अफसोस था कि उसकी मां मुक्ति की वजह से सुभागी की गृहस्थी बर्बाद हो गई और उसके पिता का जीवन भी। पर अब वो क्या कर सकती थी? उसके हाथ में कुछ नहीं था। वह जितना संभव हो सकता अपने पिता का सहारा बनने की कोशिश करती। राज की तो जान बसती थी मानी में। आखिर उसके पास मानी के अलावा था ही कौन अपना। को इधर कुछ दिनों से राज की तबीयत खराब रहने लगी। अब राज की जो मानी को चिंता सताने लगी, कहीं उसे कुछ हो गया तो मानी का क्या होगा। और उसने उसके लिए भी एक योग्य घर की तलाश शुरू कर दी कि अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मानी का भी विवाह कर दूं। मानी के बेहतर भविष्य के लिए वह धन के विषय में भी नहीं सोच रहा था। वो तो बस कैसे भी मानी की जिंदगी खुशहाल और बसी हुई देखना चाहता था, भले ही इसके लिए कितना भी धन खर्च करना पड़े। वैसे भी राज का जो कुछ था वह सिर्फ मानी का ही तो था। सिर्फ उसकी बार बार कोशिशों के बावजूद भी सुभागी ने वापस आने से मना कर दिया था। अमन भी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। राज ने हार नहीं मानी थी। वह महीने में एक बार जरूर सुभागी से मिलने जाता और बैठ बैठ कर वापस आ जाता। भले ही वह उसकी और एक नजर उठाकर भी नहीं देखती, पर फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता था और उसे मनाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। अमन अब इंजीनियर बन चुका था और रेलवे में अच्छे पद पर पहुंच गया था। सुभागी का समय बदल गया। वह अब किसी पर आश्रित नहीं थी। आश्रित तो वह पहले भी नहीं थी। वह तो अपने पैरों पर खड़ी थी, पर अब उसे सिलाई बुनाई का काम करने की आवश्यकता नहीं थी। अमन ने उसका सर ऊंचा कर दिया था और इस खुशी से राज के दिए हर दर्द पर मलहम लगा दिया था। अमन अपनी माँ सुभागी का बहुत सम्मान करता था। उसमें एक अच्छा पुत्र होने के हर गुण मौजूद थे। साथ ही वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था जो औरतों का सम्मान करता था। सुभागी अमन की उन्नति से बहुत खुश थी और कोशिश थी कि जल्द से जल्द अमन का घर भी बस जाए। इधर राज ने पैसे और पहुंच के दम पर मानी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी, पर उन लोगों की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ राज की दौलत पर थी। इसी कारण उन्होंने अपाहिज मानी को अपनाया था और जैसे तैसे करके राज ने हर समय वह पैसे ऐंठते रहते थे। राज उनकी हर इच्छा पूरी करता रहता अपनी बेटी मानी की खातिर। पर कहते हैं ना, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और माँ बाप के पापों का फल उसकी संतान को ही चुकाना पड़ता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद मानी को रोज ही ना सिर्फ अपने कमजोर पैर के कारण बल्कि मुक्ति और राजीव के चरित्रहीन के कारण ससुराल में ताने सुनने पड़ते थे। मानी किसी तरह अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करती, पर जैसे सब इसके हाथ से निकलता जा रहा था और उसका पति उसे धोखा दे रहा था, किसी और के साथ गृहस्थी बसाने की चाह में था। फिर जैसे ही उन लोगों को एहसास हुआ कि अब राज ज्यादा कुछ देने लायक नहीं है, तो उन्होंने मानी को वापस उसके मायके भेज दिया और तलाक के कागज भी भेज दिए। यह सदमा राजीव के लिए बहुत बड़ा था। वह यह सहन नहीं कर सका और अधिक बीमार रहने लगा। माँ ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, पर संतान का दुख एक ऐसा दुख होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। राज एक और बार मानी के भविष्य को लेकर परेशान था।
तो दूसरी ओर अमन के लिए उसकी आत्मा आसक्त होती जा रही थी कि अब वह अमन के लिए तड़प रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वो सिर्फ अमन को चाहता था। अमन की माफी और पिता का दर्जा जैसे राज की जीवन का मकसद बन गया था। वह सारे प्रयास विफल हो रहे थे। कर्मों का फल तो हर इंसान को भुगतना होता है, और फिर राज ने जो किया वो किसी भी सूरत में माफी के योग्य नहीं था। राज अभी भी सुभागी के पास जाता था। हालांकि सुभागी ने अब उसे माफ कर दिया था, पर उसके साथ वापस आने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। आखिर वह उसके आत्मसम्मान की बात थी। पर अब इतना था कि अब वह कभी राज आता तो सुभागी के घर से अपमानित होकर नहीं जाता था। अमन को भी अब थोड़ा बहुत राज से बातचीत कर लेता था। हालांकि उसे पिता का दर्जा वह नहीं देता था। माफी तो दी थी या नहीं यह तो कोई नहीं जानता था। सुभागी को मानी को लेकर थोड़ी नरमी थी। वह समझती थी इस समय उस मासूम लड़की की कोई गलती नहीं है, और वैसे भी वह अपनी जिंदगी से परेशान है, अपाहिज है। मानी की जो सुभागी के हृदय में एक खास जगह थी। आखिर सुभागी और मानी की किस्मत भी तो लगभग एक जैसी ही थी। कभी कभी अब राज मानी को भी सुभागी के घर लेकर आता। अक्सर ही सुभागी मानी को अपने पास रोक लेती थी। मानी भी सुभागी को बिल्कुल माँ जैसा स्नेह देती थी, पर अमन मानी को ज्यादा पसंद नहीं करता था। कहीं ना कहीं वह मानी को अपनी माँ से जोड़कर देखता था, कि जिसके कारण सुभागी ने इतनी तकलीफ सही है। समय अपनी रफ्तार से बढ़ चला। अब अमन और सुभागी ने अपना खुद का अलग अलग घर ले लिया था और वहाँ रहने लगे थे। एक दिन मानी का फोन आया सुभागी के पास, आंटी पापा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप जल्दी आ जाओ और अमन भैया को भी ले आओ, पता नहीं कब क्या हो जाए, मानी ने रोते हुए बोला और फोन रख दिया। सुभागी बड़ी परेशानी में आ गई। वह कैसे जाए उस घर में वापस जहाँ पर कभी न जाने की कसम खाई थी, जहाँ उसे धोखा और बेवफाई मिली थी। क्या उसे वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आज उसके दिल में यही बवंडर चल रहा था। लेकिन अगर वह वापस नहीं गई तो यह गलत होगा। आखिर राज ने अपना पश्चाताप कर लिया है और उसे माफ भी कर चुकी है, और अमन को उसके पिता के लिए जो कर्तव्य है उन्हें पूरा करना चाहिए। वह उसे कैसे रोक सकती है एक पिता को पुत्र से मिलने से? और वो उस समय जब शायद कभी भी कुछ हो सकता है। वो यूं तड़पते हुए नहीं देख सकती थी राज को, और अगर यूं ही वह चला गया तो उसकी आत्मा की भी शांति नहीं हो पाएगी। लेकिन वह सोचने लगी, मैं कैसे भूल सकती हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया, वो अपनापन, वो दर्द कैसे भूल जाऊं, कैसे चली जाऊं उस घर में? सुभागी मनी मन सोच रही थी। दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी, क्या करे क्या नहीं। सुभागी समझ नहीं पा रही थी। तभी जो अमन घर आया और सुभागी ने अमन की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अमन ने दौड़कर अपनी माँ को संभाला और पूछा, क्या हुआ माँ? तो सुभागी ने कहा, बेटा राज बीमार है, मानी का फोन आया था और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अमन कठोरता से बोला, हमें क्या माँ, वो मरे या जिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। सुभागी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अमन कहने लगा, इस समय क्या, जब उन्होंने हमारा नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे उनके बारे में? और वह अपने कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। राज के बीमार होने की खबर से सुभागी बेचैन हो उठी थी। हालांकि अब उसका राज के साथ दिल का कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी कुछ ऐसा था सुभागी को परेशान जो कर रहा था। आखिर एक समय था जब सुभागी राज को बेहद प्रेम करती थी। आज वो क्या करे क्या ना करे, जाए या ना जाए, और जाए भी तो कैसे जाए उस घर में? और अमन भी तो तैयार नहीं है जाने के लिए, न अन्यथा वह सिर्फ अमन को भेज देती और अपने पुत्र का फर्ज वह निभाने के लिए वह अपने पुत्र होने का फर्ज अदा कर देता। कहीं राज को कुछ हो ना जाए, इसी सोच के साथ सुभागी रात भर करवटें बदलती रही और बेचैन रही। सुबह उठते हुए अमन के लिए खाना बनाने लगी। अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो सुभागी ने हिम्मत करके उससे कहा, अमन तुम राज से मिलने चले जाओ। अमन ने कहा, माँ तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम बार बार वही बात करती हो जब मैंने तुमसे रात को ही कहा था कि मुझे उस इंसान से कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम उससे कोई मतलब रखो। फिर कि तुम क्यों परेशान हो? उसका जीवन वो जाने, उन्हें ही भोगना होगा। कर्म जैसे उन्होंने किए हैं तो वो भोगेगा ही। अमन की बात सुनकर
सुभागी बोली, तुम सही कह रहे हो बेटा, पर तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य हैं, आखिर वह तुम्हारे पिता हैं। अमन बोला, कैसे पिता? कहाँ के पिता? जिसने मेरी माँ की गर्भावस्था के दौरान किसी दूसरी औरत से संबंध रखे और उस औरत के लिए हमें छोड़ दिया, वह मेरा पिता कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ और सिर्फ माना के पिता हैं, मेरे नहीं। और मुझे उनसे या मानी से कोई रिश्ता नहीं रखना। अमन ने जो साफ साफ कह दिया। तब सुभागी बोली, बेटा, तुम्हारे ना मानने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। राज तुम्हारे पिता हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक उसी तरह मानी तुम्हारी बहन है, तुम्हारा मना करने से रिश्ता टूट नहीं जाएगा। वह तुम्हारी बहन है और हमेशा रहेगी, भले ही सौतेली क्यों ना हो। अमन कहने लगा, मैं नहीं मानता इन बेकार के रिश्तों को। और माँ, तुम भी इस तरह की बातों को सोचकर परेशान मत हो, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। अब वह अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा, तुम कैसे भूल सकती हो जो उन्होंने हमारे साथ किया? तुम कैसे भूल सकती हो माँ, किन कठिनाइयों के साथ तुमने मुझे पाला है, किन कठिनाइयों से मेरा जीवन गुजरा है। तुम किस तरह से उन्हें माफ़ कर सकती हो? अमन ने जो अपनी माँ से कहा तो सुभागी बोली, बेटा, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर कोई एक इंसान गलत है तो जरूरी तो नहीं हम भी गलत हों। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने छोड़ दिया। आज अगर हम उन्हें मरता हुआ छोड़ देंगे तो हमें और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बेटे की तुलना राज से हो। सुभागी अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगी तो अमन कहने लगा, तुम मेरे बेटे हो। सुभागी ने कहा, तुम्हारे अंदर मेरे संस्कार हैं बेटा। तुम एक बेटा होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते एक मरते हुए इंसान के लिए इतना तो कर ही सकते हो बेटा, जिससे उसकी मौत आसान हो जाए और वह आराम से जा सके। सुभागी अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगी तो अमन बोला, चाहे कितने भी तर्क दे लो माँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। सुभागी बोली, ठीक है, तो फिर मैं अकेले चली जाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। और वहाँ मानी अकेली दुखी है, परेशान है। राज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ जो उन लोगों को इस हाल में छोड़ दूँ, और मैं उन्हें माफ़ भी कर चुकी हूँ। सुभागी इतना कहकर घर से बाहर निकल गई। बाहर जाकर राज के घर जाने के लिए ऑटो में बैठी ही थी कि अमन आकर बैठ गया और कहने लगा, माँ, तुमने मुझे मजबूर कर देती हो, चलो भैया ऑटो वाले। अब अमन ने कहा और ऑटो वाला चल दिया। घर के अंदर भीड़ लगी हुई थी। सुभागी का दिल बैठ गया, कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी। सुभागी ने मन ही मन सोचा और नीचे उतरकर घर की तरफ चल दी। अमन भी उसके पीछे पीछे चल दिया। चारपाई पर राजीव का जो पड़ा हुआ था, निस्तेज, बहुत ही कमजोर, पास में बैठी मानी उनका हाथ थामे रो रही थी। सुभागी ने जाकर मानी के सिर पर हाथ रखा। मानी रोकर सुभागी से लिपट गई। माँ, माँ, तुम आ गई, मानी ने सुभागी से कहा तो सुभागी की आंखों में आंसू आ गए। मानी बोली, कल शाम से पापा बहुत बीमार हैं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, पता नहीं किसका इंतजार है, शायद आप और भैया को देखने के लिए उनकी सांसें रुकी हुई हैं। मानी ने बताया तो राज का हाल देखकर अमन का दिल पसीज गया और अमन आगे आया और राज के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा। राज ने आंखें खोली, अमन को देखा। उसे देखकर मानो उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उसने अंतिम सांस ली। सुभागी ने माना को संभाला। अंतिम संस्कार के सारे क्रियाक्रम करके सुभागी और अमन वापस चल दिए। तभी सुभागी की नज़र मानी पर पड़ी। उदास दुखी एक कोने में बैठी मानी को देखकर सुभागी का दिल पिघल गया। इसका क्या दोष, फिर यह क्यों सहे बेचारी? सुभागी मन ही मन बोली, क्या वह भूल गई कि वह मुक्ति की बेटी है? सुभागी ने मानी का हाथ पकड़कर उठाया और बोली, चलो बेटा, घर चलो। तब अमन ने अपनी माँ की ओर देखा। वह जानता था उसकी माँ जो कर रही है सही है और वह वही करती है जो सही होगा। उसने एक बार में तय कर लिया तो फिर वह कभी नहीं मानेगी। अमन ने एक बैग में मानी का सामान डाला और बोला, चलो मानी। मानी कहने लगी, भैया, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। मानी ने दुखी होकर कहा, वैसे भी मेरी माँ और पिताजी की वजह से आप लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। अब मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के मेरे कारण भी परेशान हो। तब अमन कहने लगा, भैया भी कहती और साथ भी जाने का हक नहीं देती। बहन भाई में कैसी परेशानी? जब तक पापा थे तो तुम्हारे साथ थे, पापा के ना रहते हुए तुम मेरी जिम्मेदारी हो
और मैं नहीं मानता कि तुम किसी मुक्ति की बेटी हो। मैं तो सिर्फ यह जानता हूँ कि आज मेरी माँ ने तुम्हें अपनाया है तो तुम मेरे लिए सुभागी की बेटी हो और हमेशा रहोगी। अगर तुम हमें अपना मानती हो तो हमारे साथ चलो, अमन ने कहा। मानी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और वह सुभागी के सीने से लग गई। सुभागी, मानी और अमन तीनों घर की ओर लौट चले, राज का घर छोड़कर। राज की आत्मा भी आज शांति पा चुकी थी और सुभागी ने अपना पूरा परिवार पा लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।